गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं लिंगानुपात। क्या बात करने वाले हैं? लिंगानुपात। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट मेरा होता है। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का अनुपात। लिंगानुपात का मतलब स्त्री और पुरुष का अनुपात होता है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ये दो शब्दों से मिल के बना है लिंगानुपात। लिंग प्लस अनुपात, इसका दोनों का संधि है तब बना है लिंगानुपात। लिंगानुपात 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं होती है, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है लिंगानुपात का कि महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये जो देख रहे हैं इंटू 1000, यानी कि महिलाओं की संख्या बटे पुरुष की संख्या और उसको 1000 से गुना कर देना है, तब निकलता है लिंगानुपात। स्त्री और पुरुष का अनुपात, यानी कि महिलाओं और पुरुष का अनुपात 1000, पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। हमेशा पुरुषों की संख्या 1000 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? पुरुषों की संख्या 1000 रखी जाती है और फिर महिलाओं की संख्या जो भी होती है और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब निकलता है लिंगानुपात। महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। जितने पुरुष हैं और जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं में पुरुषों से भाग देने के बाद 1000 से गुना कर देना होता है, तब निकलता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसी को कहते हैं लिंगानुपात। अब देखिए, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। कितने कारक हैं? लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे शिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। ये लिंगानुपात को प्रभावित करता है। अगर ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं तो वहाँ पे स्त्री और पुरुष लगभग बराबर होंगे, क्योंकि वो लड़कियों और लड़कों, बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं समझते हैं। जो काम बेटा कर सकता है वही काम बेटी भी कर सकती है। बेटी आईएएस बन सकती है, बेटा आईएएस बन सकता है। बेटा पायलट बन सकता है तो बेटी भी पायलट बन सकती है। बेटा आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है, एयरफोर्स का बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है, तो बेटी भी एयरफोर्स के बहुत बड़े ऑफिसर बन सकती है। बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो बेटी भी प्रधानमंत्री बन सकती है। ये साबित करके दिखाया हमारे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, वो भी प्रधानमंत्री बने। पुरुष राष्ट्रपति बनते हैं, महिलाएं भी राष्ट्रपति बनती है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति पद पर आसीन है। तो जहाँ पे ज़्यादा शिक्षा होती है, सभी स्त्री पुरुष शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं, अच्छी शिक्षा का प्रतिशत होता है, तो वहाँ पे लड़कियों और लड़कों में कोई भेद नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे लिंगानुपात संतुलित होता है। क्या होता है? संतुलित होता है। लेकिन जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो वहाँ पे लिंगानुपात में काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है। गरीबी के कारण और बेरोजगारी के कारण लोग कहते हैं कि अरे भाई गरीब हैं, बेटी हो जाएगी तो उसकी शादी ब्याह कैसे कराएंगे। सबसे भारी टेंशन शादी ब्याह में है। ये नहीं सोचता है कि हम उसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कैसे दें, उसका लालन पालन कैसे करें। बस एक टेंशन रहता है, शादी कैसे करें। शादी को लेकर ही लड़कियां माता पिता के लिए बोझ बनी हुई है। माता पिता के लिए बोझ बनी हुई है। बाकी शिक्षा में पढ़ाई से ज़्यादा खर्च होता है। शिक्षा अगर प्राप्त करना है तो पढ़ाई से ज़्यादा खर्च शादी में नहीं होती है। अगर हम उसको पढ़ा लिखा कर एक काबिल ऑफिसर बना दें तो फिर बेटा और बेटी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है।
इसको भी लड़के और लड़के दोनों को 2 आंखें होती है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 206 हड्डियां होती है, एक हार्ट होता है, एक लीवर होता है, 2 किडनी होता है। क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि लड़के के बाल छोटे छोटे होते हैं और लड़कियों के बाल बड़े बड़े होते हैं। यही अंतर। ये हमारी मानसिकता की गड़बड़ी है। हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, लड़कियां मतलब बोझ। नहीं, आज के दौर में लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां भी आसमान छू रही है। तो इस बेरोजगारी और गरीबी के कारण लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। यही प्रमुख 3 कारण है। कारण तो बहुत है, लेकिन ये 3 प्रमुख कारण है। अगर जो समाज शिक्षित है तो वहां पे लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन जहां गरीबी है, बेरोजगारी है, वहां लड़कियों को अभिशाप माना जाता है। बहुत सारे लोकगीत भी ऐसे हैं लड़कियों के ऊपर कि लड़कियां अभिशाप है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज। और यहां पे है 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं। कितनी है? 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना भारत में नहीं हुआ है, इसलिए हम जनगणना का आधार वर्ष 2011 को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? 2011 को ही हम आधार वर्ष मानते हैं। और 2011 के अनुसार 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं गोपालगंज में, जो बिहार का एक जिला है। बिहार की सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर और भागलपुर। ये 2 जिला को माना जाता है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, मुंगेर और भागलपुर। लेकिन मुंगेर भागलपुर से थोड़ा आगे है, यानी कम के मामले में, इसलिए मुंगेर ज्यादा सटीक बैठता है। क्या बैठता है? मुंगेर ज्यादा सटीक बैठता है। और यहां पे मुंगेर और भागलपुर में जो लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं। 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं, ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है। बिहार की सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर और भागलपुर है, उसमें मुंगेर नंबर 1 पे है, उसके बाद भागलपुर आता है। और यहां पे लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 879 प्रति 1000 पुरुष पर यहां पे महिलाओं की संख्या है। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य ये केरल है। कौन है? केरल है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और शिक्षा के मामले में भी, साक्षरता के मामले में भी सबसे आगे केरल है। अभी हमने बताया था, शिक्षा, अगर समाज में शिक्षा हो, सभी समाज के सभी लोग शिक्षित हों, अच्छी शिक्षा ग्रहण की हो, केवल डिग्री नहीं लिया हो, मॉरल एजुकेशन भी लिया हो, उसके अंदर नैतिक शिक्षा भी हो, तो फिर वहां पे महिलाओं और पुरुष में कोई अंतर नहीं किया जाता है। जैसे अभी आपका ये एग्जांपल है केरल। केरल में भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, साक्षर लोग सबसे ज्यादा है। तो वहां पे लड़कियां और लड़के में कोई भेद नहीं है। लड़की आए लड़के आए, दोनों हमारे ही संतान है, दोनों हमारे ही संतान है। इसलिए वहां पे स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता है। अबॉर्शन नहीं कराया जाता है, वो उस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से नहीं देखा जाता है। पहले भाई देखिए तो जरा, गर्भ में लड़की है लड़का है, अगर लड़का है तो बढ़िया है, लड़की है तो बड़ा आफत है। नो नो नो, ऐसा नहीं। तो केरल में शिक्षा का प्रचार बहुत हुआ है, सब लोग साक्षर है, सबसे ज्यादा साक्षर केरल में ही है। इसीलिए यहाँ पे स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। यहाँ पे 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। कितनी है? 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद भारत में कोई जनगणना नहीं हुआ है। 21 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य
कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे कम लिंगानुपात है? वो है हरियाणा। क्या है? वो है हरियाणा, जहां पे 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं हैं। कितनी है? 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं हैं। यह भी 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। ठीक है। एक हरियाणा में भारत का वह राज्य जिसमें सबसे कम लिंगानुपात हो, वो राज्य है हरियाणा। क्या है? हरियाणा, यहां पे 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, हमारे देश में पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश था और अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों? क्योंकि दमन एवं दीव को दादरा एवं नागर हवेली में मिला दिया गया है। तो ये कब मिलाया? ये मिलाया है, यहां देखिए, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को मिलाया गया है दादरा एवं नागर हवेली में दमन एवं दीव को। इसलिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कितना हो गया? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। कहां है? पुडुचेरी। पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं, क्योंकि अभी दमन एवं पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जहां पे 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। कौन है? दमन और दीव। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। यहां का लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं हैं। मतलब यहां पे महिलाओं की संख्या लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा है। अगर सबकी एक साथ शादी कर दी जाए तो 382 पुरुष बैचलर रह जाएंगे, उसकी शादी नहीं होगी, लड़की खत्म हो गई है। अब 382 पुरुष क्या करेंगे? इधर से उधर भटकते रहेंगे। इसलिए लिंगानुपात बैलेंस होना चाहिए, जितना पुरुष उतनी महिलाएं होनी चाहिए। इतनी बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समुदाय के हैं। इसलिए लिंगानुपात एकदम बैलेंस हो। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन और दीव। अभी जो मैंने बताया, दमन और दीव को दादरा एवं नागर हवेली में मिला दिया गया। कब? ये 26 जनवरी 2020 को। कब? 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नागर हवेली में दमन और दीव को मिला दिया। ठीक है। तो अब तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लेकिन चूंकि हम इसको सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ, इसलिए जनगणना का आधार वर्ष 2011 है। इसलिए दमन और दीव को अलग किया जाता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी एग्जाम में, तो दमन और दीव ही लिखना है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है 2011 के जनगणना के अनुसार, जिसकी जनसंख्या है 1000 पुरुष पर 618 महिला। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।